Hello everyone, I am Dr. Rekha Prajapat. I am continuing the previous lecture named as the reflex klystron. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन के लिए टोटल ट्रांजिट टाइम, जिसे हम राउंड ट्रिप ट्रांजिट टाइम भी कहते हैं। साथ ही मैं यहाँ पे बात करूंगी रिलेशन बिटवीन द रिपेलर वोल्टेज एंड एक्सेलरेटिंग वोल्टेज एंड द रिपेलर स्पेस एल, फर्दर टॉकिंग विद अबाउट द पावर आउटपुट एंड एफिशिएंसी एंड अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉनिक एफिशिएंसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एक रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन के लिए टोटल ट्रांजिट टाइम, जिसे हम राउंड ट्रिप ट्रांजिट टाइम भी कहते हैं। हम यहाँ पे उसके लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ट्रांजिट टाइम क्या होता है उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में हमने बात की थी। सो देखिए, हम आप यहाँ पे इस फिगर में इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल देख सकते हैं, जिसमें हम यह देख रहे हैं कि जो रिपेलर प्लेट है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज लगाया गया है दैट इज द VR एंड द वोल्टेज अक्रॉस द एनोड इज द V0. सो in that case the voltage between the repeller and the anode will be the VR minus of V0 plus V1 into the sin omega t. If we are considering it is a very negligible amount, then in case it will be almost equal to the VR minus V0. जब हमें यहाँ पे रिपेलर प्लेट और एनोड के बीच का वोल्टेज पता है तो उस केस में हम यहाँ पे रिटार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट E इज इक्वल टू द माइनस ग्रेडियंट ऑफ V. हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है इस फॉर्मूले से, दैट E इज इक्वल टू द माइनस ग्रेडियंट अपॉन V और डेल V ओवर डेल R. अब क्योंकि यहाँ पे L इज द डिस्टेंस विच इज ट्रेवल बिटवीन द कैविटी गैप एंड द रिपेलर इलेक्ट्रोड, कि इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा कैविटी गैप से रिपेलर इलेक्ट्रोड तक जाने में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है दैट इज द L. सो यूजिंग दैट assumption, electrostatic field between the repeller and the electron will be written as E is equals to the minus of the VR माइनस V0 अपॉन कैपिटल L. जब हमें यहाँ पे E की वैल्यू पता है तो उस केस में हम रिपेलर इलेक्ट्रोड पे लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट विल बी इज इक्वल टू द माइनस E इनटू द कैपिटल E, वेयर कैपिटल E इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. सो यूजिंग दिस एक्सप्रेशन द फोर्स ऑन द रिपेलर इलेक्ट्रोड विल बी इज इक्वल टू द प्लस ऑफ E इनटू द VR माइनस V0 अपॉन कैपिटल L. फर्दर एज वी नो कि इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द एम ए और एम d2x अपॉन dt स्क्वायर. So along with using the equation number 7 and 8, finally we will be getting an equation in this form, that is the m d2x upon dt square, or it is equals to the E upon L VR minus V0. Rearrange जब हम इसको करते हैं तो हमें इक्वेशन नंबर 9 मिलता है, that is the d2x upon dt square that is equals to the E upon ml into the VR minus V0. जब हम यहाँ पे इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यहाँ पे एक x के लिए हमें एक रिलेशन मिलेगा. सो आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से हम यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 9 का इंटीग्रेशन किया है. जब हमने इसका इक्वेशन का इंटीग्रेशन किया देन वी विल बी गेटिंग एन इक्वेशन नंबर 10 दैट इज द dx अपॉन dt इज इक्वल टू द E अपॉन ml इंटू द VR माइनस V0 इंटू द t प्लस c. देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी टाइम t1 पे. Suppose we are assuming that at the time t is equals to the t1, is that case dx upon dt will be is equals to the v1. So dx upon dt की वैल्यू की जगह अपने यहाँ पे v1 पुट किया, then we will be getting and this equation. यहाँ से जब हमने इस कंडीशन को बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई किया है तो उस केस में हमें यहाँ पे इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की वैल्यू मिल रही है. सो जब हमने यहाँ पे इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है तो उस केस में हम यहाँ से c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 10 में रखेंगे. 10 में रखने के बाद में हमें यहाँ पे एक इक्वेशन नंबर 10 के लिए एक फाइनल फॉर्मूला मिलेगा जिसमें कोई कांस्टेंट टर्म या कोई अननोन कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी. सो हमें यहाँ पे एक फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है फॉर dx अपॉन dt. जब हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करते हैं देन वी विल बी हैविंग एन एक्सप्रेशन फॉर द dxt इन टर्म्स ऑफ द इक्वेशन नंबर 11 विच इज dx अपॉन dt इज इक्वल टू द E अपॉन ml इंटू द VR माइनस V0 इंटू द t माइनस t1 प्लस v1. सो अब अगेन हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 11 को फर्दर हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं. सो इक्वेशन नंबर 11 का यहाँ पे इंटीग्रेशन करने पे हमें इक्वेशन नंबर 12 मिलती है जिसमें हमें x की वैल्यू मिलती है. अब हम ये कंसीडर कर रहे हैं सपोज दैट x इज इक्वल टू द 0, मतलब कि यह एक वह पॉइंट है व्हेन इट इज अ पॉइंट ऑफ रिटर्न फ्रॉम रिपेलर स्पेस एट टाइम t इज इक्वल टू द t2, कि जब इलेक्ट्रॉन बीम जो थी हमारी ग्रिड से जब पास होकर रिपेलर प्लेट पे गई और रिपेलर प्लेट से रिपेल होकर वापस से ग्रिड में आ गई. इन दैट केस वी आर टॉकिंग दैट x इज इक्वल टू द 0 टोटल. अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं दैट x इज इक्वल टू द 0, तो उस केस में हमने यहाँ पे एज्यूम किया
और उस केस में हमने यहाँ पे C1 की वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो इस प्रकार से जब हमें यहाँ पे C1 की वैल्यू मिल जाती है तो हमारे पास में एक x के लिए एक फाइनल एक्सप्रेशन आता है, जिसमें हमने इक्वेशन नंबर 12 में C1 की वैल्यू को पुट करके एक फाइनल एक्सप्रेशन इवेल्युएट किया है। अब हम आगे बात कर रहे हैं व्हेन t इज इक्वल टू दी T1। उस केस में अगर x की वैल्यू 0 है तो उस केस में हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखा है। अब जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं देन वी विल बी हैविंग एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द v1 into the t2 minus t1 that will be is equal to the minus e upon 2 ml into the vr minus v0 into t2 minus t1 का होल स्क्वायर। जब हमने इसको यहाँ से रीअरेंज किया तो हमें एक v1 की वैल्यू के साथ ही हमें t2 minus t1 के लिए एक एक्सप्रेशन मिलता है। अब हमने यहाँ पे क्योंकि हमें यहाँ पे रीअरेंज किया इक्वेशन नंबर 13 को, देन वी विल बी हैविंग एन इक्वेशन ओमेगा t2 इज इक्वल टू ओमेगा t1 माइनस 2l v1 इंटू दी ओमेगा अपॉन e इंटू दी vr माइनस v0। अब क्योंकि हमने ऑलरेडी जब वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के टॉपिक में हमने जब डिस्कस किया था तो उस केस में हमें v1 के लिए फॉर्मूला मिला था एंड दैट v1 इज इक्वल टू दी v2 v0 इंटू दी 1 प्लस v1 अपॉन v0 इंटू दी साइन ओमेगा t1 की पावर हाफ। अब if we are assuming that v1 is much less than v0, in that case v1 could be written almost equal to the v0 into the 1 plus 1 upon 2 into the v1 upon v0 into the sin omega t1। तो इस प्रकार से जब हम यहाँ से v1 की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 14 में पुट करते हैं तो हमारे पास में एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आती है इन टर्म्स ऑफ द इक्वेशन नंबर 15। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने कुछ कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं, कुछ कौन से पैरामीटर्स जैसे कि 2m l ओमेगा v0 e vr v0 ऑल दीज आर दी कांस्टेंट पैरामीटर्स। इन सभी कांस्टेंट पैरामीटर्स को हमने नाम दिया है थीटा नॉट विच इज द राउंड ट्रिप ट्रांजिट एंगल ऑफ द सेंटर ऑफ बंच इलेक्ट्रॉन और इट इज इक्वल्स टू दी ओमेगा t नॉट प्राइम इनटू दी x। यहाँ पे जो x है दैट इज नोन एज दी बंचिंग पैरामीटर। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं जब हमने 2 कैविटी क्लाइस्ट्रॉन की बात की थी। सो यहाँ पे जो टर्म है दैट इज अ माइनस 2m l v0 अपॉन e इंटू दी vr माइनस v0। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं t नॉट प्राइम से। So this term t naught prime is a round trip transit time of an electron which leaves the gap when RF voltage is 0 such that the electron which does not suffer any change in its DC electron velocity। कि जब जिस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आता है जिसको हमने रेफरेंस इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था, दिस टर्म इज द t naught prime। इट इज अ राउंड ट्रिप प्राइम angle for the electron and this is known as the center of bunch electron। फर्दर हमने यहाँ पे एक बंचिंग पैरामीटर यूज में लिया है जिसको हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं एंड इट इज इक्वल टू दी v1 अपॉन 2 v0 इंटू दी थीटा नॉट प्राइम। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अराइवल फेज एंगल ओमेगा t2 की एंड दैट ओमेगा t2 इज नथिंग बट जो हमने यहाँ पे ऊपर एक्सप्रेशन देखा था इन इक्वेशन नंबर 15 दैट वाज इन टर्म्स ऑफ दी। सो यहाँ से हमने इक्वेशन नंबर 15 से जब हमने ओमेगा t2 को फाइंड आउट किया इन टर्म्स ऑफ द थीटा नॉट देन वी विल बी हैविंग एन एक्सप्रेशन ओमेगा t2 इज इक्वल टू द ओमेगा t1 प्लस थीटा नॉट प्राइम इंटू दी 1 प्लस v1 अपॉन 2 v0 इंटू दी साइन ओमेगा t1। अब क्योंकि हम जानते हैं कि सस्टेन्ड ऑसिलेशंस के लिए जो ट्रांजिट टाइम है उसकी एक ऑप्टिमम वैल्यू होनी चाहिए एंड दैट वाज दी t नॉट प्राइम फॉर द बंच टू अराइव एट द कैविटी इज small n plus 3/4 into the t after the beam initially left the cavity। so हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं that t नॉट प्राइम इज इक्वल टू n plus 3/4 into the t। उसके लिए हमने यहाँ पे ऑप्टिमम ट्रांजिट एंगल की बात करी है और वो ऑप्टिमम ट्रांजिट एंगल होगा थीटा नॉट प्राइम और इट इज इक्वल टू द ओमेगा इंटू द t नॉट प्राइम और इट इज इक्वल टू द 2πf इंटू द n प्लस 3/4 इंटू द t। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के लिए देयर आर द सेवरल वैल्यूज ऑफ द t नॉट प्राइम एंड द थीटा प्राइम satisfying the sustained oscillation condition and these values correspond to the various modes for a reflex klystron। आगे मैं बात कर रही हूँ, हम यहाँ पे एक रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं रिपेलर वोल्टेज, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज और रिपेलर स्पेस L के लिए। तो हमारा यहाँ पे जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा इन तीनों टर्म्स के लिए, इन तीनों टर्म्स को रिलेट करते हुए हमें यहाँ पे एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो देखिए हम वो रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 16 देखी थी जिसमें हमने बात की थी दिस टर्म की, जिसमें हमने फाइनली एक टर्म हमने निकाली है और इन टर्म्स ऑफ दी थीटा नॉट प्राइम दैट इज इक्वल टू दी माइनस 2m l ओमेगा अपॉन e इंटू दी vr माइनस v0 इंटू दी v0। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में हमारे पास में रिपेलर वोल्टेज है, रिपेलर स्पेस है और साथ ही हमारे पास में यहाँ पे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज v0 भी है। सो जब हमें इन तीनों टर्म्स के लिए हमें एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है तो उस केस में हम इक्वेशन नंबर 16 को यूज में लेंगे। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 16 को यहाँ पे यूज में लिया है जिसको हमने रीअरेंज किया है तो हमारे पास में एक v0 के लिए एक्सप्रेशन आता है।
फर्दर हमने उसका स्क्वायर किया है। और अब क्योंकि हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन बीम ग्रिड में एंटर नहीं करती है उससे पहले के केस में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू दी 1/2m v0 स्क्वायर, उसकी वेलोसिटी होती है v0 एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दी E इंटू दी कैपिटल v0। यहाँ से जब हमने कैपिटल v0 के वैल्यू को फाइंड आउट किया है इन टर्म्स ऑफ दी स्मॉल v0। अब क्योंकि इक्वेशन नंबर 19 में हमने v0 के लिए एक्सप्रेशन ऊपर फाइंड आउट कर लिया है, वहां से हम उसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 20 में पुट करते हैं तो हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन मिलता है v0 के लिए, दैट v0 इज द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो जब हमने यहाँ पे इनमें वैल्यू को पुट किया तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की वैल्यू मिलती है। फर्दर क्योंकि हमारे पास में ट्रांजिट एंगल के लिए हमने ऊपर डेरिवेशन किया था जिसकी वैल्यू आई थी 2 पाई स्मॉल एन प्लस 3 पाई बाई 2। जब हमने इस रिलेशन में थीटा नॉट प्राइम की वैल्यू को पुट किया है तो हमारे पास में वी आर, वी नॉट और एल के लिए एक रिलेशनशिप आती है इन टर्म्स ऑफ द स्मॉल एन पैरामीटर्स। सो दिस इक्वेशन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वी नॉट एंड वी आर। आगे हम बात कर रहे हैं इसी में आगे हम एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे फॉर चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द रिपेलर वोल्टेज वेरिएशन, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग ऑफ द रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने जो वी आर, वी नॉट और एल के लिए रिलेशन फाइंड आउट किया था जिसमें हमने इक्वेशन नंबर 21 हमने फाइंड आउट की थी, उसी इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया है और हमने उसको लिखा है वी आर माइनस वी नॉट स्क्वायर के फॉर्मेट में। जब हम यहाँ पे इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वी आर का विद रिस्पेक्ट टू दी ओमेगा, तो हमें यहाँ पे डी वी आर अपॉन डी ओमेगा के लिए एक एक्सप्रेशन मिलता है। तो हमने यहाँ पे डी वी आर अपॉन डी ओमेगा के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया। अब क्योंकि हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में वी आर माइनस वी नॉट की वैल्यू मिल रही है तो हम यहाँ से इस इक्वेशन से वी आर माइनस वी नॉट की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे क्योंकि हम वो ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो जब हमने इस इक्वेशन में डी वी आर अपॉन डी ओमेगा के इक्वेशन में वी आर माइनस वी नॉट की वैल्यू को पुट किया है और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास में डी वी आर अपॉन डी ओमेगा, जिसको हम f की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी कुड बी रिप्रेजेंटेड एज इट इज इक्वल टू द 2 पाई इनटू द f. So using that expression or further simplifying this equation, we will be having an expression for the dVr upon dF, and that is equals to the 2 pi L upon 2 pi small n plus 3 pi by 2 into under root of the 8 m V naught upon the E. This is the main important useful relationship which is utilized for the electronic tuning of the reflex klystron. इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग के जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे एक रिपेलर वोल्टेज की वैल्यू को फिक्स कर रहे हैं टू गेट एंड पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। सो जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग की जो मैं बात कर रही हूँ दैट इज नथिंग बट जस्ट showing an expression for the dVr upon dF, and this expression is showing the variation of the repeller voltage with respect to the frequency of the oscillation, which is the crucial for the frequency of oscillation. इसको हम एक example के द्वारा further और discuss कर सकते हैं। Suppose जो repeller voltage है that is maintained at the 2000 voltage and the accelerating voltage is about the 500 voltage and the repeller distance L is the 2 centimeter and we are talking about the mode that is the small n is equals to the 1, maintaining the frequency of the oscillation of about 2 gigahertz. And if we are considering that using all these conditions the variation in the repeller voltage is 2%, in that case we will be having an expression for finding a variation in the frequency of the wave. सो यहाँ से हमने जब DF के लिए हमने एक्सप्रेशन को जब रीअरेंज किया तो हमने यह देखा कि देन वी आर गेटिंग एन वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी अबाउट ऑफ 10 मेगाहर्ट्ज। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग की बात कर रही थी हमने। नाउ आई एम फर्दर टॉकिंग अबाउट द पावर आउटपुट एंड द एफिशिएंसी। पावर आउटपुट एंड एफिशिएंसी की बात हमने जब 2 कैविटी क्लाइस्ट्रॉन के बारे में की थी वहां पे भी हमने डिस्कस किया था, उसी प्रकार से हम यहाँ पे रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन के लिए भी डिस्कस कर रहे हैं। फर्दर हमारा टारगेट वही होगा यहाँ पे जैसे हमने I2 के लिए हमें यहाँ पे फाइनल हमें डिस्क्रिप्शन और फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट के लिए हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना होगा। सो यहाँ पे हमारा जो मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल होगा दैट विल बी द चार्ज कंजर्वेशन लॉ। सो हमने यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन लॉ के द्वारा हमने नेट चार्ज अज्यूम किया है। हम मान के चल रहे हैं कि जो कैविटी से इलेक्ट्रॉन बीम बाहर निकल रही है इन द टाइम इंटरवल ऑफ द DT1 कि DT1 टाइम इंटरवल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बीम जो कि कैविटी से बाहर निकल रही है उसके ऊपर जो नेट चार्ज है दैट इज I0 DT1, और जब यह वापस से
dt2 टाइम के बाद में वापस से जब उस कैविटी की तरफ रिटर्न होती है, और उस केस में इसके ऊपर चार्ज है I2 इंटू दी dt2। अब क्योंकि हम यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन लॉ अप्लाई कर रहे हैं, सो बिफोर एंटरिंग टू द गैप एंड आफ्टर entering to the gap after moving towards the repeller electrode, that this will be equal to the I2 into the dt2 will be is equal to the I0 into the dt1। so हमारा यहाँ पे अभी हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, I2 निकालना है, बिकॉज I2 इज द आउटपुट करंट। सो I2 हमने यहाँ फाइंड आउट किया, इट विल बी इज इक्वल टू the I0 into the dt1 अपॉन dt2। फर्दर हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 15 से, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे dt1 अपॉन dt2 के लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था इन द इक्वेशन नंबर 15, you could see here that in this equation number 15 we could evaluate an expression for the dt1 upon dt2। यहां से आप देख सकते हैं। सो जब मैंने यहाँ पे dt1 अपॉन dt2 के एक्सप्रेशन को जब हमने पुट किया, देन हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है I2 के लिए इन टर्म्स ऑफ द बीम कपलिंग कोफिशिएंट, डेप्थ ऑफ द मॉड्यूलेशन एंड ट्रांजिट एंगल। देन I2 is equal to the I0 into the 1 minus beta alpha theta naught prime upon 2 into the cos omega t1, and this expression could be written in terms of the bunching parameter, that is nothing but x prime is equals to the minus of theta naught prime alpha beta upon 2, or it is equals to the minus theta naught beta into the v1 upon 2 v naught। सो हमें यहाँ पे I2 के लिए फाइनल एक्सप्रेशन मिला है, दैट इज इक्वल टू दी I0 इंटू दी 1 प्लस एक्स प्राइम कॉस ओमेगा t1। यहाँ पे जो बीटा है दैट इज द बीम कपलिंग कोफिशिएंट, और हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर हमारी कैविटी का गैप जो है वो बहुत ही स्मॉल है, उस केस में बीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू दी 1 होगी, और जो ट्रांजिट टाइम है कैविटी के अक्रॉस वो भी बहुत नेग्लिजिबल है। एंड एक्स प्राइम आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बंचिंग पैरामीटर है दैट इज एग्जिबिटिंग अ नेगेटिव साइन विद रिस्पेक्ट टू दी बंचिंग पैरामीटर ऑफ अ 2 कैविटी क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर, कि जब हमने 2 कैविटी क्लाइस्ट्रॉन की बात की थी उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास में यहाँ पर एक नेगेटिव साइन हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज द बीम करंट इंजेक्टेड इनटू द कैविटी गैप फ्रॉम द रिपेलर स्पेस फ्लोज इन द नेगेटिव डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो बीम करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव डायरेक्शन है। फर्दर हम यहाँ पे उसका फंडामेंटल कंपोनेंट भी फाइंड आउट करेंगे। सो द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द करंट व्हिच इज इंड्यूस्ड इन द कैविटी बाय द डेंसिटी मॉड्यूलेटेड रिटर्न इलेक्ट्रॉन बीम will be given as in the same case of the 2 cavity klystron। हम यहाँ पे उसको वापस डिराइव नहीं कर रहे हैं, उसका कंपोनेंट सेम वही होगा जो कि हमने बात की थी जब 2 cavity klystron की। सो फर्दर हम यहाँ पे IF की बात की हमने, दैट विल बी इज इक्वल टू दी 2 I0 इंटू दी J1 x प्राइम। यहाँ पर जो J1 x प्राइम है दैट इज द बीजल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्दर अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पावर आउटपुट की, क्योंकि जो बीम वोल्टेज है दैट वाज द V0 वाज द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, दैट वाज द accelerating the electron beam towards the cavity, that is the beam voltage। so इस beam voltage के द्वारा जो DC पावर सप्लाई की गई है उसके लिए अगर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, then in that case P DC will be is equal to the V0 into the I0, or the power delivered to the load by the RF signal will be PRF V1 IF upon 2। और यहाँ पे जब हमने IF की वैल्यू को पुट किया तो हमें मिलेगा V1 into the I0 into the J1 x प्राइम। Further we are calculating the ratio of the V1 upon V0। तो जब हमने यहाँ पे V1 upon V0 के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया, तो हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन मिलता है V1 upon V0 के लिए, जिसको जब हमने इस PRF के फॉर्मूला में पुट किया, जब हम इसको PRF के फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हमारे पास में एक फाइनल रिलेशन आता है, दैट इज द I0 into the V0 x प्राइम J1 x प्राइम upon pi into the small n plus 3/4। अगर आप यहाँ पे इस फिगर में देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं इस फिगर में दैट x1 jx प्राइम के साथ में हमने बंचिंग पैरामीटर x प्राइम के साथ में एक प्लॉट दिखाया है, और जो J1 x प्राइम है दैट इज अ बीजल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इट इज लाइंग एट द वैल्यू ऑफ द x प्राइम ऑलमोस्ट इक्वल्स टू दी 2.408, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है इसकी 2.408 वैल्यू पे। और उस केस में हमने यह देखा कि जो मैक्सिमम RF पावर है उसकी वैल्यू होगी, जब हम इन सब वैल्यूज को यूज में लेते हैं, देन इट विल बी इज इक्वल टू दी 0.3986 into the I0 P0 upon the capital N, where capital N is the mode number which is equals to the small n plus 3/4 and where small n is the integer number। तो हमने यहाँ पे एक ऑप्टिमम मैक्सिमम RF पावर के लिए फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया है कि किस केस में हमें यहाँ पे मैक्सिमम पावर हमें मिलता है। नाउ लास्ट टॉपिक जिसमें हम इस केस की बात कर रहे हैं दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक एफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉनिक एफिशिएंसी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द PRF टू द PDC। हम यहाँ पे दोनों के लिए एक्सप्रेशन ऊपर डिराइव कर चुके हैं,
और अगर हमें यहाँ पे मैक्सिमम या फिर ऑप्टिमम एफिशिएंसी की बात करनी है तो उस केस में हमने PRF की मैक्सिमम वैल्यू को पुट किया। जब हमने PRF की मैक्सिमम वैल्यू को पुट किया देन वी विल गेट maximum efficiency, that is neta maximum will be equals to the 0.3986 divided by the small n plus 3/4। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1 3/4 मोड की which leads to the maximum RF power output efficiency, that is the PRF will be the 0.227 into the V0 into the I0। जब हम इसको यूज में लेते हैं उस केस में मैक्सिमम एफिशिएंसी जो कि हमें एक रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन के लिए मिलती है that is the 22.7%। सो यहाँ पे इस प्रकार से हमारा रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन के लिए कंप्लीट डेरिवेशन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। यूजुअली अगर हम बात करते हैं एफिशिएंसी की बात करते हैं तो उस केस में एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है दैट शो दैट द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द क्लाइस्ट्रॉन इज नियरली 20 to 30%। देन इन दैट केस यू विल हैव टू ड्राइव दिस एक्सप्रेशन। थैंक यू सो मच।